नमस्कार, मैं नसीब आलम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था 12th क्लास के लिए, जिसके अंदर हमने पूरा 12th चैप्टर यानी कि शीत युद्ध का जो दौड़ है वो पूरा कंप्लीट किया है, दो दुर्वेदा का आरंभ हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसमें एक बच्चे का कमेंट आया कि सर अभ्यास के जो प्रश्न है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज वीडियो जो है उसी बच्चे का जो वो प्रश्न है उसको लेकर के हम लोगों ने बनाया है। अभ्यास के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रश्न में हम लोग कितना मटेरियल डालें और कहाँ पे उसका जो है मटेरियल मिलेगा और कितना लिखना उसके अंदर ठीक रहेगा। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सीबीएसई जो है वो इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है अभ्यास से, इन चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आपसे हम बार बार निवेदन करते हैं कि आपकी कोई भी समस्या हो तो हम तक पहुँचाएं। हम आपकी समस्याओं को जो है वो सुलझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी जो डाउट्स हैं उसको हम लोग क्लियर करते हुए चले, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हम तक उनको पहुंचाएं ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर कर पाए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर अभ्यास के प्रश्नों की बात करें तो पहला और दूसरा जो प्रश्न है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तीसरा जो है वो टिक मार्क का क्वेश्चन है और चौथा जो है उसके अंदर ये पूछा हुआ है कुल यहाँ पे 6 देश दिए हुए हैं, जिसमें से पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से देश पहली दुनिया, कौन से देश दूसरी दुनिया और कौन से देश जो है वो तीसरी दुनिया में शामिल है, उसके बारे में आप लोग बताएं। तो और उसके बाद जो है वो सारे बड़े क्वेश्चंस हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न को लेते हैं। शीत युद्ध के समय आप स्क्रीन पर भी जो है वो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे देख करके आपको बता रहा हूँ कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत है पूछा है, गलत है सही है में थोड़ा सा बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम के अंदर पूछता गलत है और हम लगा के सही आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उसने पूछा है कि निम्नलिखित कथन में से 4 कथन दिए हैं, जिसमें से बोला है कि कौन सा कथन शीत युद्ध को लेकर के गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसमें ये दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी। ये बिल्कुल सही है। जब आप शीत युद्ध हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि शीत युद्ध 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका तथा उनके साथी देशों के बीच में संघर्षात्मक प्रतिस्पर्धा थी, विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर ये हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोला है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये सही है। अगले पे चलते हैं। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर के एक युद्ध था, बिल्कुल सही। एक जगह पे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक जगह पर आता है कि शीत युद्ध सिर्फ हथियारों की होड़ नहीं थी बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। विचारधाराओं का फैलाव के लिए भी शीत युद्ध में एक संघर्ष चल रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था पूंजीवादियों का प्रसार करना और सोवियत संघ चाहता था साम्यवादियों का प्रसार करना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक विचारधाराओं की स्पर्धा भी थी, विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, बिल्कुल सही। हम लोग जब शीत युद्ध के कारण पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है हथियारों की होड़, तो ये भी बिल्कुल शीत युद्ध के बारे में ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा कि दोनों ही देश सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, दोनों ही लड़ाई थी, संघर्ष चल रहा था, लेकिन आपस में रक्तरंजित युद्ध नहीं हुआ। तो दोनों देश सीधे तौर पर यानी कि सीधे तौर पर ये युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो हमारा आंसर होगा। तो पहले का घ आप लगा लीजिए कि पहले का घ जो है वो शीत युद्ध के बारे में गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी बोल रहा है नहीं डालता, यानी कि यहां पर भी हम चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष के निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में चर्चा किया था गुटनिरपेक्ष से कौन कौन सा उद्देश्य है। आइए, पहला बोल रहा है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, बिल्कुल सही। आप जब गुटनिरपेक्ष उद्देश्य को हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है कि भारत और भारत जैसे जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो दोनों ही महाशक्तियों में खुद मिल भी नहीं रहे थे और 9 स्वतंत्र देशों को भी उसमें मिलने नहीं दे रहे थे। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा,
किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, बिल्कुल सही। दोनों में से जो सीटो, सेंटो, वार्सा, नाटो, इन सभी जो सैनिक संगठन था इसमें शामिल होने से जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो मना कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, आंसर ये नहीं हो सकता। अगला है ग, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। देखिए लास्ट में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो ना तो तटस्थता की नीति को अपनाता है और ना ही पृथकता को नीति को अपनाता है, तो ये वाला यहाँ पर आ गया, ये गलत है। गुटनिरपेक्ष तटस्थता की नीति को नहीं अपनाता था, तो इसीलिए दूसरे का आंसर हो गया हमारा ग, तो दूसरे का ग हो गया। तीसरा आंसर जो है वो टिक मार्क है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, बिल्कुल ये सही है। इसीलिए महाशक्तियां जो है वो छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी कि उनके जो सेना है वो वहां से संचालित कर सके और वो वहां पर सैनिक अड्डा बना सके, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको आप सही कर लें। दूसरा है सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्तियों का समर्थन करना था, यह भी बिल्कुल सही है कि विचारधाराओं को भी मानना था और उनकी रणनीतियों का भी समर्थन करना था, तो ये भी ठीक है। ग, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देशों पर आक्रमण करता था तो इसे सभी देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ये नाटो का उद्देश्य ही था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मदद करती थी, ये बिल्कुल गलत है। महाशक्तियां परमाणु हथियार के लिए नहीं मदद करती थी, वो सैन्य साजो सामान और हथियार उनको देती थी ताकि वो अपने जो पड़ोसी हैं या उनके जो स्पर्धी हैं उनसे वो बच सके, लेकिन परमाणु हथियार बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते थे, तो ये गलत है, यानी कि 3 सही 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के मामले निम्नलिखित की प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध के दौरान 3 गुट चल रहा था। एक को हम बोलते थे पूर्वी गठबंधन, जिसके अंदर जो है वो साम्यवादी और वार्सा सैन्य संगठन, इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा जो था वो पश्चिमी गठबंधन जो इसने नाटो का रूप लिया था, और तीसरा गुटनिरपेक्ष जो 9 स्वतंत्र देशों ने मिलकर के बनाया था। तो यहाँ पर लिस्ट है, पहला पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया और श्रीलंका, ये 6 देश दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। पूछा है कि इन 6 में से कौन सा देश किसके साथ था। तो पहले की बात करते हैं पोलैंड। तो आपको मालूम है कि पोलैंड की राजधानी वार्सा के अंदर ही वार्सा पैक्ट हुआ था, और वार्सा पैक्ट का नेतृत्व वही सोवियत संघ कर रही थी, तो ये देश किसके साथ होना चाहिए, सोवियत संघ के साथ। तो आप लिख लीजिए इसके सामने यूएसएसआर, सोवियत संघ। दूसरा है फ्रांस। तो आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अमेरिका का ज्यादा क्लोज था, तो वो अमेरिका के साथ ही रहा होगा, तो फ्रांस अमेरिका के साथ था, इस पे लिख ले यूएसए। तीसरा है जापान। तो जापान भी यूएसए के साथ ही था। 1956 में जो है इनके बीच में काफी ज्यादा सहयोगात्मक गठबंधन भी बने थे और काफी ज्यादा सहयोग भी किया गया था जापान को अमेरिका के द्वारा। तो आप लिख लीजिए जापान जो है वो अमेरिका के साथ था। नाइजीरिया जो है वो गुटनिरपेक्ष देशों के साथ था। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जब युद्ध चल रहा था, कोरियाई युद्ध, हम लोग शीत युद्ध के दायरे के अंदर पढ़ते हैं कोरिया युद्ध। तो कोरिया युद्ध जब दक्षिणी और उत्तरी कोरिया के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो दक्षिणी कोरिया को अमेरिका मदद कर रहा था, जबकि उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ मदद कर रहा था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी कोरिया जो है वो सोवियत संघ का पार्ट था। तो उत्तरी कोरिया जो है आप लिख लीजिए उसके सामने यूएसएसआर, और श्रीलंका गुटनिरपेक्ष देश। तो इसमें 2 जो है पोलैंड और उत्तरी कोरिया यूएसएसआर के साथ है, फ्रांस और जापान यूएसए के साथ है, नाइजीरिया और श्रीलंका जो है ये गुटनिरपेक्षता के साथ है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये काफी ज्यादा फेमस प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि सीबीएसई काफी पूछता रहता है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या कारण थे। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, इसको 2 भागों में बांटिए चैप्टर को। पहले भागों में आप लिखिए हथियारों का होड़, यानी कि कौन से वो तथ्य थे जिससे पता चलता है कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ हो गई थी।
और दूसरे पार्ट में लिखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिससे कि हमें यह पता चलता है कि हथियारों पर नियंत्रण हो रहा है। तो पहले पार्ट में हथियारों की होड़ में आप देखेंगे कि जब शीत युद्ध आरंभ होता है तो उस समय दोनों ही देश जो है अपने सैनिक को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाह रहे थे, जिसके कारण जो है अपने जखीरे के अंदर हथियारों का होड़ उन्होंने बढ़ा दिया। अमेरिका अगर हथियार बनाता था, परमाणु हथियार बनाता था, तो सोवियत संघ भी जो है अपने जखीरे के अंदर जो है हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा उस समय अगर खर्च किसी चीज पे किया जाता था तो हथियारों पे किया जाता था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो। तो इस तरह से जो है दोनों के बीच में एक हथियारों की होड़ सी मच गई और दोनों ने ही जो है वो अपने अपने सैनिक को मजबूत करने के लिए हथियारों का होड़ का आरंभ उन्होंने कर दिया। हथियारों पर नियंत्रण की अगर बात करें तो सबसे पहला क्यूबा का मिसाइल संकट हम लोग देखते हैं, और उस संकट के बाद में जो है वो दोनों ही महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है वो हथियारों पर नियंत्रण को लेकर के काफी ज्यादा समझौते होते हैं। सबसे पहला 1963 में ही समझौता होता है। फिर उसके बाद जो 10 अक्टूबर को अगर देखते हैं तो 10 अक्टूबर 1963 में जो है LTBT 1963 में 5 अगस्त को ये समझौता होता है। 10 अगस्त से जो है 10 अक्टूबर से जो है ये प्रभावित होता है। तो 1963 में LTBT होता है। इसके अलावा आप NPT देखेंगे तो 1967 के आसपास NPT होता है। उसके बाद सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 यानी कि SALT 1, SALT 2, फिर न्यूक्लियर संधि 1, 2। तो इस तरह से जो है दोनों देशों के बीच में आप ये देख सकते हैं। पेज नंबर 14 पे आप इसका आंसर मिल जाएगा। 14 पे आपको मिलेगा कि हथियारों पर नियंत्रण कैसे हुआ। हथियारों की होड़ जो है वो पाठ के अंदर से हम लोग निकालेंगे कि कौन कौन से बातें ऐसी थी जो दोनों को ही हथियारों की होड़ के अंदर धकेल दिया। तो अब इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, बहुत ही ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले 2006 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें ये जरूर देखा जाता है। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताएं। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ, तो मैंने डिटेल वीडियोस में आपको समझाया था कि महाशक्तियां जो है वो छोटे देशों के साथ 5 कारणों से जो है वो अपना जो है समझौता करती थी। पहला कारण क्या होता था? तो पहला कारण होता था भू संसाधन यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन। दूसरा जो था वो सैनिक अड्डा बनाने के लिए भू क्षेत्र। तीसरा जो था सैनिकों को संचालित करने के लिए एरिया चाहिए। चौथा आर्थिक मदद। और 5वां जो था वो महाशक्तियां अपनी विचारधाराओं को फैलाना चाहती थी, जिसके कारण वो छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। तो आप एक बार वीडियो में जाकर के भी वहां से पूरा ये ले सकते हैं। और आपका जो NCERT है उसका मैं पेज नंबर बता देता हूं जहां पर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। तो 7 पे आप देखेंगे महत्वपूर्ण, यहाँ पे 4 कारण दिया है। 5वां विचारधाराओं की लड़ाई आप लिख सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा 3 है तो आप इसको इस तरह यहाँ से ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो देखिए पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि शीत युद्ध सिर्फ हथियारों की होड़ नहीं थी, इसमें विचारधाराओं का भी फैलाव होना था। अमेरिका अपने विचारधाराओं को फैलाना चाहता था और सोवियत संघ अपने विचारधाराओं को फैलाना चाहता था। अमेरिका के द्वारा, जैसे ट्रूमैन का सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा किया, तो ये सोवियत संघ की विचारधाराओं को बढ़ाने से रोकने के लिए जो है वो ट्रूमैन का सिद्धांत बनाया गया था। तो इन तथ्यों को देखते हुए आप लिख सकते हैं, इनको कोट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि शीत युद्ध के समय में सिर्फ हथियारों की होड़ ही नहीं हो रही थी, बल्कि विचारधाराओं के फैलाव का भी मामला चल रहा था। अपने अपने विचारधाराओं, सोवियत संघ साम्यवादी विचारों को फैलाना चाह रहा था और अमेरिका पूंजीवादी विचारों को फैलाना चाह रहा था। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ हथियारों की होड़ तक की मामला नहीं, बल्कि विचारधाराओं तक की लड़ाई भी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? तो आपको मालूम ही है कि अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति थी। क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? तो बिल्कुल हम मानते हैं कि इसने भारत की क्या गुटनिरपेक्ष देशों की ही जो हित थे उनको आगे बढ़ाया। और भारत की बात करें तो 2 स्तरों पर, एक तो ये दोनों ही गुटों से अलग रहा और दोनों ही देशों से अपना आर्थिक और राजनीतिक मदद लेकर के जो है वो आगे बढ़ता रहा। अपनी बातों को जो है, यानी कि भारत जो है अपनी बातों को गुटनिरपेक्षता के माध्यम से या उनके मंच से विश्व के सामने रखा करता था। तो ये सारा का सारा जो है हितों की साधना उसका हुआ। ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर भारत और शीत युद्ध, पेज नंबर 12 पे देखेंगे तो 2 यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं।
पेज नंबर 12 का जो दूसरा तरफ लास्ट में देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों को किस के विकास के लिए कैसे मदद पहुंचाई? तो दोनों ही देशों से आर्थिक राजनीतिक मदद लेकर के जो है इसको रखा, मतलब मदद किया और दोनों ही गुटों में शामिल होने से रोका। इनके जो विचार थे उनको मंच तक पहुंचाया। इनके लिए जो है वो अंकटाड, आपको मैंने बताया था, अंकटाड नाम से जो इनके विकास करने के लिए या इनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, इनके यहाँ पर जो संसाधनों का जो दोहन हो रहा था उनको रोकने के लिए अंकटाड की स्थापना हुई थी। अंकटाड सम्मेलन में एक न्यू रिपोर्ट जो है इनके विकास के लिए रखा गया था, तो ये हम कह सकते हैं। और उस दौरान जो है वो शीत युद्ध अपने चरम बिंदु पे था। दूसरे फेज में हम बोलते हैं, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था उस समय दूसरा फेज चालू हो चुका था, तो उसमें काफी ज्यादा आक्रामक था शीत युद्ध। तो उस दौरान जो है इन्होंने अपना आर्थिक मदद बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया। नवा प्रश्न जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे अध्याय को खत्म करने के बाद, क्योंकि ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दूसरा अध्याय खत्म करने के बाद। याद दिला दीजिएगा। आई होप कि आपकी समस्याएं जो है वो हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट करके कोई भी प्रश्न जो मैंने आपको समझाया उसमें से कोई भी प्रश्न रह गया हो तो मैं आपको जो है बता सकता हूं। एक बच्चे ने पूछा था कि सर रक्त रंजित का क्या मतलब होता है, तो मैं बता दूं, रक्त रंजित का मतलब होता है जहां पर युद्ध मतलब डायरेक्ट हो जाए, खून खराबा जहां पर हो जाए, रक्त मतलब खून, रंजित मतलब बहना, तो जहां पर खून खराबा हो जाता है और युद्ध जो है उसकी तासीर अगर खत्म हो जाए तब उसको हम बोलते हैं रक्त रंजित युद्ध। हमने इस अध्याय में 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ किया था और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि उनमें से एक ध्रुव का अंत हो जाता है। अब कैसे होता है वो सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। तो जो भी समस्याएं हैं पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपसे लाइव जुड़ करके आपकी समस्याओं को मैं सुलझा पाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।